ACL सर्जरी होने के बाद दोबारा ACL जो ग्राफ्ट है वो टूट गया है। तो बाद हमने MRI भी करा ली और CT स्कैन भी करा लिया। अब इन दोनों में जो रिपोर्ट्स आई है उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो टनल है जो फीमर और टीबिया में बनती है, जिसमें लिगामेंट जाता है, हमारा टेंडन जाता है हैमस्ट्रिंग का, वो वाइड हो गई है। लिगामेंट भी टूट गया है और जो टनल्स है वो भी वाइड हो गई है। मतलब जो ACL बनाया था, तो ये ACL बनाया था, ऊपर छेद किया, नीचे छेद किया, ऊपर टनल बनाई, नीचे टनल बनाई, उसमें हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन डाला, वो टूट गया, रिटेयर हो गया। साथ साथ में ऊपर और नीचे की टनल्स वाइड हो गई, जितनी थी उससे भी बड़ी हो गई। सो सपोज अगर एक ऑलरेडी दीवार में छेद है और वाइड छेद है, उसमें अगर मैं स्क्रू डालूंगा तो ढीला पड़ेगा ना पहले दिन से ही। तो कारीगर क्या करेगा, पहले उसको छेद को भरेगा, सूखने देगा सीमेंट को, फिर वापस छेद करेगा। तो अगर हम इसमें स्क्रू सर्जरी करें तो हमें 2 सर्जरी करनी पड़ेगी। पहली सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग होगी, मैं सब चीज़ें निकालूंगा और मैं जो वाइड टनल्स है उसमें आपके हड्डी का टुकड़ा बोन ग्राफ्ट करूंगा इलाइक क्रेस्ट से निकाल के यहाँ पर। वो 6 महीने लगाएगी मजबूत होने में, टनल बढ़ने में। फिर 6 महीने बाद दोबारा ACL की सर्जरी होगी स्क्रू वाली, उसमें फिर वापस उतना ही टाइम लगने वाला है, फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इससे रिवीजन में एक बेटर ऑप्शन रहता है इंटरनल ब्रेस। जब हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस करते हैं तो उसके अंदर हमें टनल वाइडनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता इतना। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि उसमें हम बोन ग्राफ्ट साथ साथ कर सकते हैं। स्क्रू सर्जरी में बोन ग्राफ्ट में साथ साथ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रू अंदर फिट होता है बोन के अंदर। तो ग्राफ्ट के साथ मैंने स्क्रू भी डाल दिया तो ढीला ही है ना स्क्रू। तो कच्ची सीमेंट में तुम डाल दोगे स्क्रू ढीला ही रहने वाला है ना। इसके अंदर स्क्रू नहीं लगता है, इसमें बटन लगता है बाहर, ऊपर और नीचे। और बाहर की हड्डी मजबूत है, बाहर की हड्डी में वाइडनिंग नहीं है। बाहर की कॉर्टेक्स होता है ना, वाइडनिंग अंदर है मेटाफाइशियल में, बाहर वाइडनिंग नहीं है। सो हम क्या करते हैं, बटन लगाते हैं और ग्राफ्ट भी डाल देते हैं। ग्राफ्ट को निकालने के लिए मैं नी में से भी ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ और मैं कहीं और से भी ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ। ग्राफ्ट निकालने के लिए हम ऑटो कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं हम, जो मैं ऊपर और नीचे ही टनल को जो वाइड करूंगा ना, थोड़ा और फ्रेशन अप करेंगे तो हड्डी के टुकड़े निकलेंगे, वो यहाँ पे इकट्ठे जाते। दूसरा हमारे पास एक ना बोन ग्राफ्ट निकालने का रॉजर भी आता है अलग आर्थरेक्स का, जिससे मैं बहुत छोटे से इंसिजन से एंकल या कहीं से बोन ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ। क्योंकि बटन बाहर लगा रहा है, फिक्सेशन बाहर है, अंदर की टनल वाइड है, तो उसमें टेंडन भी चला गया, उसमें बोन ग्राफ्ट भी चला गया, पर वो फिक्सेशन अंदर नहीं है जहाँ वाइड है, वो फिक्सेशन बाहर है क्योंकि मैंने बाहर बटन लगा दिया। इस तरह के बटन लगते हैं इसके अंदर। रिवीजन सर्जरी में कई बार बड़े बटन लगाने पड़ते हैं क्योंकि छेद बड़ा होता है तो बड़े बटन लगाते हैं। पर आपके अंदर हो सकता है बड़े बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, नॉर्मल 14 mm का बटन लगाए। क्यों? क्योंकि फ्लिप कटर्स यूज़ करेंगे, अंदर जाके कट जाएंगे या अंदर जाके खुल जाएंगे फ्लिप कटर्स, जैसे मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया। सो यही एक सक्सेसफुल मेथड है इसको दोबारा सर्जरी करने का, 1 स्टेज में करने का। और इसमें इंटरनल ब्रेस लग जाता है, ऊपर से फाइबर टेप बटन से रहता है, नीचे सॉइल लॉक एंकर से हम अंदर वो डालते हैं उसको। अब वो जब अंदर ब्रेस बन गया तो मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पैर बेंडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो पहले दिन से मैं वजन देके चल सकता हूँ, पूरा पैर बेंड कर सकता हूँ। 15-20 दिन नॉर्मल चलने लग जाते हैं। इसमें पेन भी सिग्निफिकेंटली कम होगा आपको प्रीवियस सर्जरी के मुकाबले, जल्दी ठीक होगी। यही एक ऑप्शन होगी, ऑप्शन नहीं है। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी